नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही हो। प्यारे बच्चों, आज हम बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग के साथ साथ विशेष लेखन पर भी चर्चा करेंगे। यहां से हमारे एग्जाम की मैं बात करूं तो कम से कम 2 MCQ और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, आ नहीं सकता, लगभग 101% आएगा प्यारे बच्चों। तो जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम जो पढ़ लेंगे फिर हमें कल पढ़ेंगे, तब एक और सेशन होगा तो डबल सेशन हो जाएगा। तो रोजाना कंटिन्यू आप लोग सेशन लिया करो समय पर। और जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं उन क्वेश्चंस की मेरे साथ प्रैक्टिस करने के साथ साथ घर पर बैठकर भी प्रैक्टिस करें। तो प्यारे बच्चों, 101% अब की बार हम लोग झमाझम करेंगे, अर्थात 100 में से 100 नंबर प्राप्त करेंगे हिंदी विषय में। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अड्डा 24/7 क्लास 11th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चों, आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित विशेष लेखन और बीट और विशेषीकृत रिपोर्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे। विशेष लेखन से क्या तात्पर्य है, क्या है लेखन यानी लिखना। अब विशेष क्या है, मतलब कुछ सामान्य से हटकर होगा। एक तो सामान्य मन में आया जब लिख दो, भाई ठीक है लिख दिया, इसके बारे में कोई भी घटना दिखी तो ठीक है लिख दिया। अब विशेष उसे करना है तो क्या करना होगा, गहरी छानबीन करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मान लो कोई बच्चा है, रोजाना लेट आता है, रोजाना पिटाई खाता है वो मुझसे टीचर से और बैठ जाता है। एक दिन मैंने सोचा ये बच्चा क्यों रोजाना लेट आता है। मैंने सोचा एक टीचर ने, जो टीचर पीट था उसने सोचा कि यार मान लो मैं ही ले लो, मेरे ऊपर ही ले लो आप। तो मैंने सोचा बच्चा रोजाना लेट क्यों आता है, क्या कारण है। तो फिर मैंने गहरी छानबीन की तो पता चला ये बच्चा सुबह कुछ वर्क करके और फिर वह स्कूल पहुंचता है, इस कारण वह लेट हो जाता है। तो फिर मैं भावुक हो जाता हूँ, यार इतना अच्छा बच्चा है, मैं इसे जिसे रोजाना पीटता था। तो फिर उसके बारे में गहरी छानबीन करके फिर मैं उसे लिखता हूं, तो वो कहलाता विशेष लेखन। ठीक है, बीट क्या होती है, मीडिया की भाषा में बीट कहते हैं उसे। हम लोग सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, जैसे किसी भी क्षेत्र में हमें एक दिलचस्पी होती है। मान लो मेरे हिंदी विषय में मुझे दिलचस्पी है कि हिंदी विषय में कोई भी टॉपिक दे दो मुझे, मैं फर्राटेदार उसे को मैं उसका आंसर मैं बता सकता हूं फर्राटेदार से, यानी कुछ भी बिना कुछ समय लगाए। तो उसे बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। यानी कि जैसा क्वेश्चन मिला, जो मुझे जानकारी है थोड़ी बहुत वो तुरंत बता देना, वो बीट रिपोर्टिंग कहलाता है। यानी कोई भी घटना हो उसकी सामान्य जानकारी होना, बीट रिपोर्टिंग। विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है, जिस क्षेत्र संबंधित आप लोग रिपोर्ट लिखना चाहते हैं अखबार में, तो आप उसको गहरी छानबीन करनी होगी उस क्षेत्र के संबंधित या उस विषय से संबंधित, उस घटना से संबंधित, उसे कहा जाता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग। देखो क्या है विशेष लेखन, मैं तो समझा चुका हूं। सामान्य लेखन से यानी कोई भी घटना के बारे में गहरी छानबीन करके फिर लिखना, वो है विशेष लेखन कहलाता है। विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन। अधिकतर समाचारों पत्रिकाओं के अलावा टीवी रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है, यानी कार्य करने वाले कर्मचारियों का। और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। यानी कि अलग क्षेत्र होगा उनका, अलग ही पत्रकारों का एक समूह, कर्मचारियों का एक समूह होगा। जैसे समाचार पत्रों अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है। इसी तरह खेल की खबरों और फीचर के लिए खेल डेस्क अलग होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, घटना जिस क्षेत्र से संबंधित होगी उसका डेस्क अलग होगा, उस घटना को लिखने वाले कर्मचारी भी अलग होंगे, यानी उनका एक अलग ही क्षेत्र बना दिया जाता है। और विशेष लेखन वही लेखन होता है कि मुझे खेल के बारे में लिखना है तो मुझे क्रिकेट के बारे में, खेल बहुत सारे होते हैं, जैसे क्रिकेट के बारे में लिखना है तो क्रिकेट का भगवान कौन है, सचिन तेंदुलकर। अब उनके बारे में मुझे लिखना है तो उनके बारे में गहरी छानबीन करनी होगी कि बचपन में ये क्या क्या करते थे, इन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की, फिर उन्होंने क्या क्या किया, कितना स्ट्रगल किया, गहरी छानबीन करके फिर मैं लिख देता हूँ, तो वह खेल क्षेत्र के अंतर्गत विशेष लेखन हो जाएगा। इन डेस्कों पर काम करने वाले उप संपादकों और संवाददाताओं से अपेक्षा की जाती
है। यानी कि जो ये अलग अलग जो डेस्क होती हैं, अलग अलग क्षेत्र में जो कर्मचारी होते हैं, लिखने वाले होते हैं, वो अपेक्षा तो करेंगे भी यानी कि उप संपादक और संवाददाता की हमारी वो थोड़ा जो भी हमारे पास जो उपकरण नहीं है लिखने के लिए या कुछ चीज़ें हमें चाहिए तो हम उनसे कह सकते हैं और हमें उपलब्ध हो जाएगी की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता होगी। यानी कि अब जिस क्षेत्र के बारे में हम लोग लिख रहे हैं तो हमसे ज़्यादा उनके पास कोई जानकारी हो तो हम उनसे भी मांग सकते हैं। असल में खबरें भी कई तरह की होती हैं। राजनीतिक खबरें होती हैं, आर्थिक होती हैं, अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान, किसी भी और विषय से जुड़ी हुई। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, यानी खबरें बहुत तरह की होती हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, खेल, कृषि, कानून, बहुत तरह की खबरें हम लोग लिख सकते हैं। और लेकिन खबर जिस क्षेत्र की है उस क्षेत्र से वही कर्मचारी या संवाददाता पत्रकार लिखेगा जिसको उसकी जानकारी होगी और उसकी दिलचस्पी भी उसमें होगी। जैसे मान लो मेरी हिंदी पढ़ाने दिलचस्पी है तो मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ा सकता हूँ, नहीं ना। तो वही बात है यहाँ पर भी। मीडिया की भाषा में इसे क्या कहा जाता है, बीट कहा जाता है। यानी कि मीडिया के क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। जिस भी क्षेत्र में आपकी दिलचस्पी है, आपको अच्छा ज्ञान है, उस क्षेत्र को जिसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं, जिस घटना के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, मीडिया के क्षेत्र में प्यारे बच्चों से क्या कहा जाता है, बीट कहा जाता है। बीट दो प्रकार की, सामान्य बीट और विशेषीकृत, यानी कि बीट रिपोर्टिंग, और एक हो गया हमारा विशेषीकृत रिपोर्टिंग। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आप लोग इससे आप लोग इतना समझ जाओ कि जब भी हम किसी भी घटना के बारे में लिखते हैं, सामान्य जानकारी होती है तो सामान्य बीट रिपोर्टिंग हो गया, और गहरी छानबीन करके लिखते हैं तो विशेषीकृत रिपोर्टिंग हो गया। तो इसका अर्थ यह है कि उसका कार्य क्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना होता है। अखबार की ओर से वह इनकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होगा। यानी जो इंसान जिस क्षेत्र के बारे में लिख रहा है वही इंसान यदि कुछ गलती कर देता है तो वही उसका जवाबदेह होगा। ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा हूँ और मैथ्स वाले प्रिंस सर मान लो वो जवाबदेह, वो नहीं होंगे। वो गलती कर रहे हैं तो फिर हिंदी वाले सर राजेंद्र सर थोड़ी जवाबदेह होंगे। जो कर रहा है, यानी मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने गलती की है तो जवाबदेह मैं ही हूँगा। प्रिंस सर पढ़ा रहे हैं तो प्रिंस सर ने गलती की तो प्रिंस सर ही जवाब देंगे। समझ रहे हो इस बात को, तो वही आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरह अगर आपकी दिलचस्पी और जानकारी का क्षेत्र खेल है तो आपको खेल बीट मिल सकती है, और यदि अगर आपके आर्थिक या कारोबार जगत से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी है तो आपको आर्थिक रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी आ सकती है। जिस क्षेत्र के बारे में आपको विशेष जानकारी है वही क्षेत्र वही बीट आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हिंदी मुझे दिलचस्पी है, मुझे ज्ञान है हिंदी संबंधित, और मुझे कि अड्डा 24 वाले से वाले कहे कि सर आप मेरे मैनेजर जो साहब हैं वो कहें कि सर आप तो मैथ्स पढ़ाइए, आप इंग्लिश पढ़ाइए, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आपको वही विषय मिलेगा, उसी घटना के बारे में लिखने को मिलेगा जिसके बारे में आपको दिलचस्पी है और ज्ञान है। फिर आप ही जवाबदेह होंगे यदि आप लोग गलती करते हैं तो। अगर आपको प्रकृति या पर्यावरण से प्यार है तो इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी रखते हैं तो आपको पर्यावरण बीट मिल सकती है। यदि आप लोग हरियाली आपको अच्छी पसंद है, आप लोगों को एक एक पौधों के बारे में पता है, आप लोगों को पता है इससे यह करेंगे तो ये नुकसान प्रकृति को हो सकता है, यह करेंगे तो प्रकृति को फायदा होगा, तो इस प्रकार हमें इसकी जानकारी है तो पर्यावरण बीट हमें मिल सकता है। लेकिन विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं है, यह बीट रिपोर्टिंग से आगे एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्टिंग भी है। सामान्य जानकारी बीट रिपोर्टिंग, और अलग से और गहरी छानबीन कर देंगे या और ज्यादा जानकारी होगी तो विशेषीकृत, जिसमें न सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर भी आपका पूरा अधिकार होना चाहिए। यानी देखो, जिस क्षेत्र के बारे में आपको रिपोर्टिंग करनी है उसकी गहरी छानबीन के अलावा आपको उसकी भाषा और शैली पर भी अधिकार अपना होना चाहिए। क्योंकि जितनी भाषा और शैली जितनी सरल और सहज होगी, जो पाठकों को पढ़ते ही समझ में आ जाए, तभी तो हमारा नाम होगा, तभी अखबार का नाम होगा, तभी हमें आगे से पेमेंट भी अच्छा प्राप्त होगा। तो वही बात है प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना, तो अब की बार आप लोग 100 में 100 नंबर प्राप्त कर लोगे तो क्या पता हमारा पेमेंट है ना हो सकता है नहीं, और क्या पता आप भी किसी उच्च स्तर पर पहुंच जाओ। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं। तो आप लोगों को मेहनत करना, ईमानदार, ज्यादा कुछ नहीं करना, जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस वही काफी है। इसे
चैप्टर से हमको कुछ भी नहीं पढ़ना, बस इसके अलावा यही लिखना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है और यही लिख करके याद रखना है। सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए भी एक पत्रकार को काफी तैयारी करनी पड़ती है, यानी कि सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए तो एक पत्रकार जो होता है जो लिखता है उस रिपोर्टिंग या उस क्षेत्र के बारे में, उस बीट के बारे में, तो उसे बहुत सारी जानकारी करनी पड़ती है। कैसे, अब देखो समझो। एक उदाहरण के तौर पर जो पत्रकार राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या किसी खास राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए उस पार्टी का इतिहास क्या है। यानी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में मुझे जानना है जो राजनीतिक पार्टी में जुड़ा हो, या किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में मुझे जानना है, ये लिखना है, तो फिर मुझे ये सब कार्य करना होगा। क्या क्या करना होगा, देखो उस पार्टी का इतिहास के बारे में, उसमें समय समय पर क्या हुआ, आज क्या चल रहा है, पार्टी के सिद्धांत और नीतियां क्या हैं, क्या उसके पदाधिकारी कौन कौन हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या वो नियमों का स्वयं पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या वही भ्रष्टाचार तो नहीं फैला रहे हैं, बाकी पार्टियों से पार्टी के कैसे संबंध हैं, उनमें आपस में क्या अंतर है, क्या फर्क है, उसके अधिवेशनों में क्या क्या होता रहा है, उस पार्टी की कमियां और खूबियां क्या हैं, वगैरह वगैरह। यह सब जानकारी एक पत्रकार जो सामान्य बीट रिपोर्टिंग करता है उसको यह सब पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत जानकारी हो गई कि मुझे कांग्रेस के बारे में 1850 में इसकी स्थापना होती है, प्रथम अध्यक्ष थे, इस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, बस इतना काम नहीं चलेगा, हमें पूरी जानकारी उसे प्राप्त होनी चाहिए। पत्रकार को उस पार्टी के भीतर गहराई तक अपने संपर्क बनाने चाहिए और खबर हासिल करने के नए नए स्रोत विकसित करने चाहिए। किसी भी स्रोत या सूत्र पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए और जानकारी की पुष्टि और कई और स्रोतों के जरिए भी करनी चाहिए। यानी उस पत्रकार को ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने क्षेत्र के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठी करने में बिताना पड़ता है, तभी वह उस बारे में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है और उसकी रिपोर्ट या खबर विश्वसनीय मानी जाती है। यानी कि मुझे इससे कोई पूछे कि 12th वाले बच्चों को आप लोगों को 100 में 100 नंबर देना, आप क्या कर रहे हो, क्या क्या करोगे, तो फिर मैं क्या कहूँगा, सुनो। पहले तो मैं कहूँगा कि जो भी एक चैप्टर है उसको मैं छोटे छोटे खंडों में बांट करके पढ़ाऊँ। पहले जीवन परिचय करा दिया, फिर पाठ का सार करवा दिया, फिर क्वेश्चन आंसर करवा दिया, फिर एमसीक्यू करवा दिया, 4 पार्ट हो गए। फिर और क्या कर रहे हो, उसके बाद मैं करूंगा उस चारों खंडों को मैं एक साथ जोड़ करके 1 शॉट में पूरा करा दूं। और क्या करोगे, फिर मैं उस चैप्टर से कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, एक मैं वो कर सकता हूं, अलग से 2 क्वेश्चंस बना सकता हूं। और क्या कर सकते हैं, और मैं यह कर सकता हूं कि जैसे मेरे 3 या 4 चैप्टर हो जाए तो मैं एक मैराथन ले लूं कि बच्चे एक समय में 3-4 चैप्टर मिल जाएं आपको, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और मैं उन बच्चों को जो मैं पढ़ाया है उनकी पीडीएफ में उपलब्ध करा दूं और बच्चों से मैं कह दूं बेटा बस यही पढ़ना है और इनको ही प्रैक्टिस करते रहना है बार बार, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं हूं, फिर देखता हूं कैसे नहीं आएंगे 100 में 100 नंबर यार। आप में भी जुनून भर जाएगा कि हाँ, जब मेरे सर इतना कह रहे कॉन्फिडेंस से कि अब की बार जो वो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना है मुझे, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, तो बताइए। अरे मैं बार बार कहता हूं ना, क्या चिरागों से घर रोशन नहीं होते हैं, चिरागों से ही घर रोशन नहीं होते हैं, मैंने शिक्षा से भी घर रोशन होते हुए देखा है प्यारे बच्चों। क्योंकि शिक्षा से आजकल सही अच्छी रोशनी प्राप्त होती है, प्रकाश प्राप्त होता है। जिन चीजों को हम पहले नहीं, मतलब जिन चीजों को हम पहले यानी कि ना तो खरीदा हो ना उनको स्वाद चखा हो कुछ खाने की है, तो लेकिन उसे हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं ना, तो उन चीजों को हम अपने बलबूते पे भी ये कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा करना है आप लोगों को प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 100% मार्क्स लेना, अब की बार ध्यान रखना है, और हिंदी में तो लेना ही लेना है, ये भी ध्यान रखना है। अब की बार मैं नहीं छोड़ूंगा, हिंदी में मुझे 100 में 100 नंबर चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं। यह तो हुई बीट रिपोर्टिंग, एक सामान्य बीट रिपोर्टिंग। बीट रिपोर्टिंग लिख दूंगा तो उससे पहले सामान्य लगाऊं नहीं लगाऊं मान लेना वह सामान्य बीट रिपोर्टिंग है। लेकिन बीट रिपोर्टिंग और विशेषगत रिपोर्टिंग में क्या फर्क है, दोनों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण फर्क यह है कि अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। यानी कि सामान्य बीट में उसकी उस क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो और उसकी दिलचस्पी उसके अंतर्गत, बस ये पर्याप्त है। इसके अलावा
एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य यह है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विशेष से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों, समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करें और पाठकों के लिए उसका क्षेत्र स्पष्ट करने के लिए कोशिश करें। समझ में आया क्या कहा मैंने? बीट रिपोर्टिंग या सामान्य बीट रिपोर्टिंग एक ही है, केवल उसमें उस क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो काफी है और एक दिलचस्पी हो। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्ट में हमें उसकी गहरी छानबीन होनी चाहिए और उसके अंदर ज़्यादा दिलचस्पी हमें रखनी होगी और हमारे क्षेत्र को हमें भूलना नहीं है कि हमें क्या कार्य करना है, बस बढ़ते जाना है, फिर वो विशेषीकृत रिपोर्टिंग अंतर्गत मानी जाएगी। जैसे अगर शेयर बाजार में बाहरी गिरावट आती है तो उस बीट पर रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता उसकी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें सभी जरूरी सूचनाएं और तथ्य शामिल होंगे। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता इसके विश्लेषण करके यह स्पष्ट करने की कोशिश करेगा बाजार में गिरावट क्यों और किन कारणों से आई है, इसका आम निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि गिरावट आई बाजार में, ठीक है, मेरी दिलचस्पी है कि इस क्षेत्र में गिरावट आई है और इन लोगों को नुकसान हुआ है बस। लेकिन विशेषीकृत में मुझे उन कारणों का पता करना होगा, ये गिरावट आई कैसे और इससे बाजार में क्या प्रभाव पड़ा, किन किन निवेशकों पर प्रभाव पड़ा, यह सब हमें उसमें लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यही कारण है कि बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले को विशेष संवाददाता का दर्जा दिया जाता है। यानी कि बीट रिपोर्टिंग करने वाले को क्या कहा जाता है? संवाददाता। ये ध्यान रखना, सामान्य बीट रिपोर्टिंग या बीट रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले को विशेष लगा देना और संवाददाता लिख देना, विशेष संवाददाता कहा जाता है। लेकिन विशेष लेखन सिर्फ विशेषीकृत रिपोर्टिंग ही नहीं है। विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा उस विशेष क्षेत्र से विशेष फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा, स्तंभ लेखन भी आता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, हम उस विशेषीकृत रिपोर्टर में इन सब का मिक्सिक रूप भी कर सकते हैं। लेख हो गया, फीचर्स हो गया, यानी उसमें रेखांकन करना, उसमें ग्राफिक्स डालना, उसमें तस्वीरों डालना, इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं। इस तरह का विशेष लेखन समाचार पत्र या पत्रिका में काम करने वाले पत्रकार से लेकर फ्रीलांसर पत्रकार या लेखक तक भी सभी कर सकते हैं। देखो, पूर्णकालिक, अंशकालिक पत्रकार से लेकर के फ्रीलांसर भी इसमें कार्य कर सकता है। अब आप सोच लीजिए कि तीनों पत्रकार तीन प्रकार के थे। एक तो पूर्णकालिक था जिसे नियमित मानदेय प्राप्त होता है, एक अंशकालिक था जिसे निश्चित मानदेय प्राप्त होता है, एक फ्रीलांसर था जो भुगतान के आधार पर जगह जगह, किसके आधार पर? भुगतान के आधार पर किसी भी अखबार में खबर लिख सकता था, ठीक है। अब यहां देखो, अंशकालिक को एक नाम और है जिसे ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, स्ट्रिंगर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान आपको रखना होगा, ठीक है। शर्त सिर्फ यह है कि विशेष लेखन के इच्छुक पत्रकार या स्वतंत्र लेखक को उस विषय में माहिर होना चाहिए। मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र पर विशेष लेखन करने के लिए जरूरी है कि उस क्षेत्र के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, उसकी ताज़ा सूचना आपके पास हो, उसके बारे में लगातार पढ़ते हो, जानकारी हो, तथ्य इकट्ठे करते रहो और उस क्षेत्र जुड़े लोगों को लगातार मिलते रहते। यानी कि मैं हूं तो मुझे हिंदी के बारे में पता होना चाहिए कि आज देवनागरी लिपि में कौन कौन से संशोधन हुए हैं, कि ये स्पेलिंग पहले ऐसे थी अब ये ऐसे होने चाहिए, ये पहले ऐसा था तो अब ऐसे होना चाहिए, ठीक है। हम बहुत सारे शब्द हैं, पहले अर्थात हम जब लिखते थे ना, ऐसे अर्थात लिखते थे, पहले हलंत लगा देते, फिर अठा दिया गया है, फिर लगा दिया गया है, तो ये सब मुझे पता होना चाहिए। री को स्वर मानते नहीं मानते, ओ को कहाँ मानते हैं, अरे ये कहाँ से आ गए, इनके सभी के बारे में मुझे गहरी जानकारी होनी चाहिए हिंदी विषय के बारे में, तो मैं एक विशेषीकृत रिपोर्टिंग कर सकता हूँ। इसी तरह अखबारों और पत्र पत्रिका में किसी खास विषय पर लेख या स्तंभ लिखने वाले कई बार पेशेवर पत्रकार न होकर भी उस विषय के जानकार विशेषज्ञ होते हैं। यानी कि बीट रिपोर्टिंग करने वाला इंसान होता है, जरूर नहीं है कि स्तंभ लेखन लिखने वाला ही लिखे, संवाददाता उपसंवाददाता ही लिखे, उपसंपादक ही लिखे ना, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को यदि उसकी विशेष जानकारी और पत्रकार है लिख सकता है तो वह भी लिख सकता है, वह भी कर सकता है।
जैसे रक्षा विज्ञान, विशेष नीति, कृषि, ऐसे कई क्षेत्र में ऐसे कई वर्षों से काम कर रहा कोई प्रोफेशनल इसके बारे में बेहतर तरीके से लिख सकता है, क्योंकि उसके पास उस क्षेत्र का वर्षों का अनुभव है, एक्सपीरियंस है उसे, और वो इसकी बारीकियां बिल्कुल अच्छी तरह समझ सकता है। उसके पास विश्लेषण करने की क्षमता होती है। हो सकता है उसके लिखने की शैली सामान्य पत्रकारों की तरह न हो, लेकिन जानकारी और अंतर्दृष्टि के मामले उसका लेखन पाठकों के लिए फायदेमंद होता है। यानी एक बात बताओ, मुझे जितनी हिंदी की जानकारी है, क्या अंग्रेजी वालों को हिंदी की इतनी जानकारी हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या अंग्रेजी की मुझे इतनी जानकारी हो सकती है? नहीं। अब तुम कहो कि प्रिंस सर हैं भाई, ठीक है, मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है, क्या उनकी जितनी मुझे जानकारी है मैथ्स की? नहीं। मुझे हिंदी की जितनी जानकारी आपके राजेंद्र सर को जितनी जानकारी है हिंदी की, क्या प्रिंस सर को है? नहीं है। तो वही बात है, जिसको जितनी जानकारी हो। और एक बात और है, ध्यान रखना, काफी टीचर ऐसे होते हैं जिसको हिंदी की मुंह से ज्यादा जानकारी है, लेकिन वो पढ़ाने में झिझकते हैं, उनको पढ़ाना नहीं आता, उनकी शैली ऐसी नहीं है। लेकिन जब वो मैं उन्हें बुला लूं, उनसे पूछूं, तो मुझे उनसे बहुत फायदे मिलेंगे। फिर मैं उन्हें अपना नाम न देकर के उस पत्रकार में उनका भी नाम मैं दे सकता हूं। उनका भी नाम हो गया, मेरा भी नाम है पहले से, तो दोनों का फायदा हो गया इसमें। या दोनों का नाम दे दूं मैं उसमें, सहयोगी के रूप में उनका नाम दे दूं मैं, जो मुझे कुछ नई जानकारी प्राप्त करवा रहा है। तो यही बात होती है बेटा विशेषीकृत रिपोर्टिंग में। नोट ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती है, लेकिन अगर आप अपने बीट से जुड़ा कोई सामान्य समाचार लिख रहे हैं तो उसकी शैली उल्टा पिरामिड शैली ही होगी। लेकिन अगर आप समाचार फीचर लिख रहे हैं तो उसकी शैली कथात्मक भी हो सकती है। देखो मैंने बता चुका हूँ, कोई भी पत्रकार कोई भी समाचार लिखता है तो प्यारे बच्चों उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है, जो सर्वोत्तम शैली है किसी भी समाचार को लिखने के लिए, जिसका विकास 19वीं सदी के मध्य अमेरिका में गहरे युद्ध के समय हुई थी। ठीक है, और यदि हम लोग उसे अच्छा बनाना चाहते हैं, उस रिपोर्ट को, उस बीट को, उसमें ग्राफिक्स, तस्वीरें, पिक यानी आदि वगैरह बहुत कुछ जोड़ रहे हैं, तो उसमें फीचर शैली का प्रयोग हुआ, तो उसमें कथात्मक शैली का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखना। अब देखो विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे, अर्थ, खेल, विज्ञान, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, अपराध, सामाजिक कानून, बहुत सारे होते हैं। अब जो भी आपको दिखाई दे मन में आ जाए ना, वही लिख दो। अरे सीधे सीधे याद मत रखो, कानूनी क्षेत्र हो गया, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, खेल हो गया, कृषि हो गया, कानून हो गया, बहुत सारे होते हैं, ऐसे लिख दिया करो। तो ये था प्यारे बच्चों आज हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम से चैप्टर संख्या 5 कंप्लीट हो चुका है हमारे यहाँ पर। विशेष लेखन, स्वरूप, प्रकार, बीट रिपोर्टिंग, विशेषकृत रिपोर्टिंग। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है? विशेष लेखन सामान्य से कुछ हटकर लिखा जाए, ज्यादा जानकारी प्राप्त करके। बीट रिपोर्टिंग सामान्य रिपोर्टिंग, थोड़ी बहुत दिलचस्पी हो, ज्ञान हो उसका, और उस खबर के बारे में थोड़ा बहुत हमें जानकारी हो। इसमें उस खबर के बारे में गहरी छानबीन करके फिर हम लोग विशेषकृत रिपोर्टिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे है कारोबार और व्यापार। अब देखो, अगर आप रोज समाचार पत्र पढ़ते हो तो आपको ध्यान दिया होगा कि समाचार पत्रों में कारोबार, अर्थ जगत से जुड़ी खबरों के लिए एक अलग से पृष्ठ होता है, क्योंकि कारोबार व्यापार से यदि कोई अखबार में कोई प्रश्न नहीं होगा ना, तो उसे अखबार ही नहीं माना जाता। कुछ अखबारों में आर्थिक खबरों के 2 पृष्ठ प्रकाशित होते हैं। यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि समाचार पत्र में अगर आर्थिक खेल का पृष्ठ न हो तो वह संपूर्ण समाचार पत्र नहीं माना जाएगा। बात तो सही है। आजकल मैं ये मानता हूं कि 80 पर नहीं 90% लोगों को खेल के बारे में दिलचस्पी है। क्रिकेट में कुछ ज्यादा जानकारी है लोगों को, क्रिकेट में ज्यादा दिलचस्पी है, तो खेल प्रश्न नहीं होगा तो उसे अखबार ही नहीं मानते। आजकल लोग क्या करते पता है, मेन प्रश्न भी नहीं देखते हैं, सीधे खेल प्रश्न देख करके ठीक है हो गया। कुछ लोग मेन प्रश्न देखते हैं, फिर खेल प्रश्न देखते हैं और पीछे का प्रश्न देखते हैं, बस हो गया। तो ये बात, कुछ लोग कारोबार व्यापार का ही प्रश्न देखते हैं। तो ये चीजें उसमें होनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि अर्थ यानी धन हर आदमी के जीवन का मूल आधार है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसका खास महत्व, यानी कि अर्थ यानी कि धन, यही है। मतलब ये मानता हूं शिक्षा के बाद यदि कुछ है जीवन में लाभदायक तो वह क्या है, धन। यदि 2 चीज ये हैं आपके पास, इससे ये हो जाएगा ऑटोमेटिक, जरूरी नहीं है ये हो है ना आपके पास तो ये हो जाएगा, लेकिन ये होगा ना तो ये नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। तो यही है सब कुछ, ये ध्यान रखना, और यही आपको प्राप्त करना है। अब 12th में हो, 12th में अच्छे से मार्क्स प्राप्त करो, फिर आगे BA BSc जो भी आप लोग करते हो तो चिंता मत करो, अवश्य आपका बहुत अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि आपका बहुत अच्छा हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का, जो इतना मेहनत करते हैं हमारे साथ साथ में। ठीक है, तो ये था हमारा
आर्थिक से संबंधित। अब खेल देखो, खेल का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अधिकांश लोगों की रुचि होती है। खेल हर आदमी के जीवन की नई ऊर्जा का संचार करता है। रोजाना कहते हैं ना भी सुबह सुबह खेला करो, कुछ बैडमिंटन खेला करो, फुटबॉल खेला करो, क्रिकेट खेला करो, कुछ भी खेला करो, टेबल टेनिस खेला करो, पूल कुछ भी खेलो XYZ, तो वो नई ऊर्जा संचार करवाएगा। सूचना के स्रोत कौन कौन से हैं देख लीजिए। मंत्रालय के सूत्र, फ्रेंच कॉन्फ्रेंस, विज्ञप्तियां, साक्षात्कार, सर्वे, जांच समितियां, रिपोर्ट्स, उस क्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं, व्यक्ति, संबंधित विभागों और संगठनों से जुड़े व्यक्ति, इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम, स्थायी अध्ययन प्रक्रिया। ये क्या है? स्रोत है सूचनाएं प्राप्त करने के। यहाँ से हम लोगों को सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। देखो विज्ञप्ति आएगी, एक दूसरे मंत्रालय हम जाकर के प्राप्त कर सकते हैं, एक दूसरे से कोई भी किसी भी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, उससे प्राप्त कर संस्था में जाकर कर सकते हैं, या पत्रकार बन के। यानी कि यहाँ से हम लोग, देखो जरूरी नहीं है कि या ये जो का तू लिखो आप लोग, लेकिन इनको याद कर लेना। थोड़ा सा पूछा जा सकता है सूचनाओं के कौन कौन से स्रोत हैं, बताइए। 2 नंबर का आ गया, जब क्या करोगे। तो ये था प्यारे बच्चों आज हमारा अव्यक्त और माध्यम चैप्टर संख्या 5 फिनिश होता है। विशेष लेखन, शब्द और प्रकार जो था हमारा, ठीक है। तो अब ये कोड है प्यारे बच्चों, जैसे आज अब आप पढ़ लिया, मेरे से पढ़ लिया ना। अब यदि आप पेड बैच में पढ़ते हैं, पेड बैच से हमसे जुड़ते हैं, तो आप लोगों को कोड यूज करना होगा Y323। कोड क्या है याद करो सभी। कोड क्या लगाना है प्यारे बच्चों? पेड बैच यदि परचेज करते हो तो Y323। तो लिखा क्या है? मैक्सिमम डिस्काउंट। आप जब भी हमारे पेड बैच से जुड़ते हैं, कोई भी पेड बैच हो, चाहे इंग्लिश स्पोकन का हो, चाहे सक्षम बैच हो, XYZ कोई भी बैच हो, आप लोग कोड यूज करेंगे तो क्या? Y323। यदि आप लोग ये कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा, चाहे कितना भी हो। मैक्सिमम 77 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 50 भी, वो समय समय पर बदलता रहता है, ठीक है। कोड नहीं बदलेगा, कोड तो यही रहेगा। कोड क्या रहेगा? Y323। देखो कितना इजी है, Y323, 323, बस इतना ध्यान रखना है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त। अब प्यारे बच्चों आपको PDF चाहिए, PYQ चाहिए, सैंपल पेपर भी चाहिए, क्विजेज भी चाहिए, यह सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ मिलेंगे? अड्डा 24/7 ऐप पर। तो डाउनलोड करो ना बेटा, यदि डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से, सब कुछ यहीं से मिलेगा आपको। कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? अड्डा 24/7 क्लास 11th एंड 12th। सब्सक्राइब नहीं किया है ना बेटा, अभी करो, अभी सब्सक्राइब करो। नहीं किया है तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस करना है, ठीक है। और देख रहे ना लाइक वगैरह भी आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर मुझे बताना है, मैं आंसर अवश्य देता हूँ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, मतलब दूंगा जरूर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को मैं आंसर, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा तो प्यारे बच्चों ईमानदारी से पढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आगे वही बढ़ते हैं जो पीछे घूम करके नहीं देखते। समस्या भी आ रही है ना, समस्याओं को चीर करके हमें उसका समाधान निकालना है। आप लोग कमेंट करके बोलो ना, ये समस्या है सर हमें हिंदी विषय में, आप लोगों के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।